तो चलिए आज शुरू करते हैं अध्याय 5 जिसका शीर्षक है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि हम छपाई के कल्चर यानी प्रिंट कल्चर और आज की दुनिया पर उसके असर के बारे में बात करेंगे। पीडीएफ में पहली लाइन लिखी है छपाई की रोमांचक यात्रा और कैसे इसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब हम ये जानेंगे कि प्रिंटिंग का ये सफ़र कितना दिलचस्प रहा है और और कैसे इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हाँ, तो ठीक है, पहला पेज है सबसे पहली छपाई पूर्वी एशिया में शुरुआत। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पूर्वी एशियाई माहौल है, शायद चीन या जापान का। एक आदमी लकड़ी के ब्लॉक पर कुछ उकेर रहा है और पास में एक महिला स्याही लगे ब्लॉक पर कागज रखकर उसे दबा रही है। चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं। बिल्कुल। ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का सीन है। तो पीडीएफ में लिखा है चीन 594 ई से शुरू, स्याही लगे लकड़ी के ब्लॉक, काठ की तख्ती पर कागज रगड़कर किताबें छापी जाती थीं। इसका आसान मतलब है कि छपाई की शुरुआत चीन में हुई। वहां लकड़ी के तख्तों पर स्याही लगाकर फिर उस पर कागज से रगड़कर प्रिंट करते थे। सही है। पीडीएफ में अगला पॉइंट है पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डिस शैली में बनाई जाती थी। अच्छा, एकॉर्डियन शैली मतलब इसका आसान मतलब है कि चीन की जो पुरानी किताबें थीं वो एकॉर्डियन बाजे की तरह खुलती और बंद होती थीं। हाँ, आगे लिखा है लंबे समय तक चीनी राजतंत्र सिविल सेवा परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में किताबें छपवाता था। यानी इसका आसान मतलब ये हुआ कि चीन की सरकार ही उस समय सबसे बड़ी पब्लिशर थी और वो भी खासकर सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल। अब चीन से आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ में लिखा है जापान। चीनी बौद्ध प्रचारक 768-770 ई के आसपास छपाई की तकनीक जापान ले गए। तो इसका आसान मतलब है कि प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी चीन से जापान पहुंची और इसे ले जाने वाले बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। हाँ, धर्म के साथ। और पीडीएफ में लिखा है जापान की सबसे पुरानी छपी हुई पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ई है। डायमंड सूत्रा, इसका आसान मतलब है कि जापान में जो सबसे पहली किताब छपी उसका नाम डायमंड सूत्रा था। और अब कोरिया, पीडीएफ में है कोरिया। 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना नामक बौद्ध ग्रंथों का संग्रह वुड ब्लॉक से तैयार किया गया। त्रिपिटका कोरियाना, इसका आसान मतलब है कि कोरिया में भी लकड़ी के ब्लॉक से ही बौद्ध धर्म की एक बहुत बड़ी किताब छापी गई थी। बिल्कुल। तो ये तो थी पूर्वी एशिया की बात। अब आते हैं अगले पेज पर। हाँ, पेज 3। शीर्षक है मुद्रण क्रांति का असर, एक नए पाठक वर्ग का जन्म। यहाँ चित्र में दिखाया गया है यूरोप के किसी पुराने शहर का बाजार है। एक आदमी किताबों की दुकान लगाकर खड़ा है और लोगों की भीड़ को किताबें दिखा रहा है। बच्चे, बड़े, औरतें सभी बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं। एक नया माहौल बन रहा था। तो पहला सब हेडिंग है किताबों तक आसान पहुंच। पीडीएफ में लिखा है सस्ती हुई छपाई से किताबों की लागत और कीमत कम हो गई। ये तो जाहिर है। इसका आसान मतलब है कि प्रिंटिंग की वजह से किताबें बनाने का खर्चा कम हो गया और वो बाजार में सस्ती मिलने लगी। हाँ, और फिर लिखा है बाजार में भरमार। बड़ी संख्या में प्रतियां छापना आसान हुआ जिससे बाजार किताबों से भर गया। यानी इसका आसान मतलब हुआ कि अब एक साथ बहुत सारी कॉपीज छापना मुमकिन था, इसलिए मार्केट में हर तरफ किताबें ही किताबें नजर आने लगी। बिल्कुल। अब देखते हैं इसका सामाजिक असर क्या हुआ। अगला शीर्षक है पढ़ने की नई संस्कृति। पीडीएफ में लिखा है पहले की श्रोता थी, अब पाठक जनता का उदय हुआ। श्रोता से पाठक, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसका आसान मतलब है कि पहले लोग कहानियां और ज्ञान की बातें सुनते थे, पर अब लोग खुद पढ़ने लगे थे। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। पीडीएफ में लिखा है लेकिन साक्षरता दर कम होने के कारण यह बदलाव धीरे धीरे हुआ। सही बात है। इसका आसान मतलब है कि क्योंकि ज्यादातर लोग तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, इसलिए ये जो पढ़ने का कल्चर था ये बहुत धीरे धीरे फैला। तो इसका हल क्या निकाला गया? अगला शीर्षक है मौखिक और मुद्रित संस्कृति का मिलन। पीडीएफ में लिखा है अनपढ़ लोगों के लिए मुद्रकों ने लोकगीत, लोक कथाएं और सचित्र किताबें छापना शुरू किया। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका था। इसका आसान मतलब है कि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए चित्र वाली किताबें और लोक कथाएं छापी गईं। हाँ, ताकि वो भी जुड़ सकें। आगे लिखा है इन्हें सामूहिक सभाओं या शराब खानों में गाया सुनाया जाता था। यानी इसका आसान मतलब है कि इन किताबों को लोगों के बीच इकट्ठा होकर जोर जोर से पढ़ा या गाया जाता था। तो सुनने की परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, उसने बस रूप बदल लिया।
चलिए अगले पेज पर चलते हैं। पढ़ने का जुनून, जब किताबें आम हो गई। यहाँ चित्र में 18वीं सदी के यूरोप का सीन है। कुछ लोग कैफे में अखबार पढ़ रहे हैं, कोई बेंच पर किताब पढ़ रहा है, कुछ लोग लाइब्रेरी में हैं। मतलब हर कोई पढ़ने में व्यस्त है। एकदम पढ़ने का जुनून। तो शीर्षक है साक्षरता में वृद्धि। पीडीएफ में लिखा है 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर 60 से 80% तक पहुंच गई। 60 से 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका आसान मतलब है कि 18वीं सदी खत्म होते होते यूरोप में बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ना लिखना सीख चुके थे। हाँ, और जब पढ़ने वाले बढ़े तो पढ़ने की सामग्री भी बढ़ी। अगला शीर्षक है विभिन्न प्रकार का साहित्य। पीडीएफ में लिखा है इंग्लैंड, पेनी चैप बुक्स, 1 पैसे की किताबें गरीबों के लिए उपलब्ध थीं, जिन्हें फेरी वाले बेचते। पेनी चैप बुक्स नाम से लग रहा है। इसका आसान मतलब है कि इंग्लैंड में गरीब लोगों के लिए बहुत सस्ती छोटी छोटी किताबें मिलती थी। बिल्कुल। फिर लिखा है फ्रांस, बिब्लियोथीक ब्लू, सस्ती नीली जिल्द वाली किताबें लोकप्रिय थीं। बिब्लियोथीक ब्लू, इसका आसान मतलब है कि फ्रांस में नीले कवर वाली सस्ती किताबें बहुत पसंद की जाती थी। सिर्फ कहानियां ही नहीं, पीडीएफ में है पत्रिकाओं, अखबारों और वैज्ञानिक ग्रंथों का भी प्रकाशन शुरू हुआ। तो इसका आसान मतलब है कि अब मैगजीन, न्यूज़पेपर और साइंस से जुड़ी किताबें भी छपने लगी थीं। और यहीं से विचारों का फैलाव शुरू हुआ। शीर्षक है ज्ञानोदय के विचारों का प्रसार। पीडीएफ में लिखा है वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भारी मात्रा में छपने लगीं, जिससे विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के विचार लोकप्रिय हुए। अच्छा, तो इसका आसान मतलब ये हुआ कि वोल्टेयर और रूसो जैसे बड़े बड़े विचारकों की किताबें छपने से लोगों में साइंस और तर्क के आधार पर सोचने का नजरिया फैला। बिल्कुल, और इसी ने आगे चलकर बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखी। हाँ, अगला पेज उसी के बारे में, पेज 5, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक अंधेरा कमरा है जहाँ कुछ क्रांतिकारी लोग प्रिंटिंग प्रेस पर काम कर रहे हैं। वो रात में चुपके से पर्चे छाप रहे हैं। माहौल में क्रांति की भावना है। एकदम। तो पीडीएफ में शीर्षक है इतिहासकारों के अनुसार मुद्रण की भूमिका। पहला पॉइंट लिखा है 1. ज्ञानोदय के विचारों का प्रसार। छपाई ने वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों के लेखन को फैलाया, जिन्होंने परंपरा और निरंकुशवाद की आलोचना की। इसका आसान मतलब है कि छपाई की वजह से इन बड़े विचारकों की बातें आम लोगों तक पहुंची, जिन्होंने राजा की तानाशाही और पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाए थे। दूसरा पॉइंट है 2. वाद विवाद की नई संस्कृति। छपाई ने सार्वजनिक बहस को जन्म दिया। लोगों ने पुराने मूल्यों और संस्थाओं पर सवाल उठाना शुरू किया। वाद विवाद की नई संस्कृति मतलब? इसका आसान मतलब यह है कि छपाई की वजह से लोग अब खुलेआम हर मुद्दे पर बहस करने लगे और पुरानी बातों पर सवाल उठाने लगे थे। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट है 3, राजशाही की आलोचना। 1780 के दशक तक राजशाही का मजाक उड़ाने वाली साहित्य और व्यंग्य चित्र, कार्टून की भरमार हो गई, जिससे लोगों में राजतंत्र के खिलाफ भावनाएं भड़कीं। ये तो बहुत सीधी बात है। इसका आसान मतलब है कि राजा और राज परिवार का मजाक उड़ाने वाली किताबें और कार्टून छपने लगे, जिससे लोगों के मन में उनके खिलाफ गुस्सा भर गया। वाह! इसका आसान मतलब है कि मर्सिये का मानना था कि प्रिंटिंग प्रेस प्रोग्रेस का सबसे बड़ा हथियार है, और इसकी वजह से जो लोगों की सोच में बदलाव आएगा, उससे राजा की तानाशाही खत्म हो जाएगी। एकदम सही। चलिए अब पेज 6 पर आते हैं, जहां कुछ जरूरी तथ्य और शब्द दिए गए हैं। ठीक है, पहला है बॉक्स 1, कितागावा उतामारो, जापान के उकियो तैरते दुनिया के चित्र शैली के कलाकार। इसका आसान मतलब है कि उतामारो जापान के एक मशहूर पेंटर थे जो उकियो स्टाइल की पेंटिंग बनाते थे। अगला है बॉक्स 2, त्रिपिटका कोरियाना, 13वीं सदी का कोरियाई बौद्ध ग्रंथों का संग्रह, जो लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया। इसका आसान मतलब है कि ये कोरिया की बौद्ध धर्म की किताबों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसे 80,000 लकड़ी के तख्तों पर छापा गया था। फिर है वेलम, जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह। इसका आसान मतलब है कि वेलम जानवरों की खाल से बना एक तरह का कागज होता था जिस पर लिखा जाता था। काफी महंगा होता था ये। अच्छा। फिर है चैपबुक, गुटका, फेरी वालों द्वारा बेची जाने वाली पॉकेट आकार की किताबें।
इसका आसान मतलब है कि चैपबुक छोटी, जेब में रखने लायक किताबें होती थीं जिन्हें घूमने वाले लोग बेचते थे। आगे है बॉक्स 3, जिगजी। कोरिया की ये पुस्तक मूवेबल मेटल टाइप से छपी दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा किताबों में से एक है। ये बहुत जरूरी है। इसका आसान मतलब है कि जिगजी दुनिया की उन सबसे पुरानी किताबों में से है जो मेटल के अलग-अलग अक्षरों को जोड़कर छापी गई थी, ना कि लकड़ी के एक ब्लॉक से। अगला है बॉक्स 4, इरास्मस का डर। स्रोत क। विद्वान इरास्मस को डर था कि किताबों की भरमार से मूल्यवान साहित्य का महत्व खत्म हो जाएगा। इसका आसान मतलब है कि इरास्मस नाम के एक विद्वान को ये चिंता की कि बहुत ज्यादा किताबें छपने से अच्छी किताबों की कीमत कम हो जाएगी। कुछ पारिभाषिक शब्द भी हैं। पहला, निरंकुशवाद, ऐसी राजव्यवस्था जिसमें राजा के पास असीमित शक्ति हो। इसका आसान मतलब है कि निरंकुशवाद एक ऐसा शासन है जहां सारी ताकत सिर्फ एक राजा के हाथ में होती है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार, 16वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। इसका आसान मतलब है कि ये कैथोलिक चर्च के अंदर बदलाव लाने के लिए चलाया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो ये यूरोप की बात हुई। अब आखिरी पेज पर भारत की बात करते हैं। पेज 7, भारत में मुद्रण से पहले पांडुलिपियों की दुनिया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक भारतीय शाही दरबार जैसा माहौल है। कुछ विद्वान जमीन पर बैठकर हाथ से किताबें लिख रहे हैं, उन पर चित्र बना रहे हैं। बड़ा शांत और कलात्मक दृश्य है। बिल्कुल, ये भारत की परंपरा थी। तो पहला शीर्षक है भारत की समृद्ध परंपरा। पीडीएफ में लिखा है, भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी परंपरा थी। इसका आसान मतलब है कि प्रिंटिंग से पहले भारत में हाथ से किताबें लिखने का बहुत पुराना रिवाज था, जो कई भाषाओं में लिखी जाती थीं। हाँ, बनाने की प्रक्रिया शीर्षक के नीचे लिखा है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थीं। इसका आसान मतलब है कि ये किताबें हाथ से ताड़ के पत्तों पर या फिर एक खास तरह के कागज पर लिखी जाती थीं। और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी की तख्तियों में या सिलकर बांध दिया जाता था। अच्छा, तो इसका आसान मतलब है कि इन किताबों को बचाने के लिए या तो लकड़ी के कवर लगाए जाते थे या फिर उन्हें सिल दिया जाता था। हाँ, लेकिन इनकी कुछ समस्याएं थीं। शीर्षक है पांडुलिपियों की समस्याएं। पहला पॉइंट, बहुत महंगी और नाजुक होती थीं। इसका आसान मतलब है कि हाथ से लिखी किताबें बहुत महंगी पड़ती थीं और वो जल्दी खराब भी हो जाती थीं। और दूसरी समस्या? पीडीएफ में लिखा है, अलग-अलग लिपियों के कारण इन्हें पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए इनका उपयोग सीमित था। मतलब लिखावट की दिक्कत। इसका आसान मतलब है कि अलग-अलग तरह की लिखावटों की वजह से इन्हें हर कोई नहीं पढ़ सकता था, इसलिए ये किताबें आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। बिल्कुल, तो ये थी प्रिंटिंग से पहले की दुनिया। तो आज हमने देखा कि कैसे छपाई की तकनीक ने किताबों को आम लोगों तक पहुंचाया और समाज में ज्ञान, बहस और क्रांति के लिए नए दरवाजे खोल दिए। हाँ, और इस पूरी जानकारी को समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, जैसे छपाई ने उस वक्त की दुनिया को बदला था, क्या आज की डिजिटल तकनीक जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया उसी तरह हमारी दुनिया, हमारी सोच और हमारी सत्ता को बदल रही हैं? या फिर इसका असर कुछ अलग है? ये सोचने वाली बात। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।